हाँ भाई, कहाँ थे कल? कहाँ थे भाई कल? जी पढ़ रहे थे हम लोग। तो हाइट का इफेक्ट, डेप्थ का इफेक्ट मैंने बता दिया था। चलो भाई। देखो भाई, आपको बता दिया था हाइट पर जाने पर भी जी कम होगा और डेप्थ पर जाने पर भी जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब हाइट के लिए दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। भाई इसमें हाइट को देख करके अगर अगर हाइट का वैल्यू 320 किलोमीटर तक है तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला बताया था, जी हाइट बराबर जी सरफेस 1 - 2h/r। और अगर हाइट ज्यादा है तो जी सरफेस अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। भाई हाइट के लिए दो फॉर्मूले थे, लेकिन डेप्थ के लिए मैंने बताया था एक ही फॉर्मूला है। डेप्थ के लिए क्या था साहब? जी डेप्थ इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू 1 - d/r। ठीक है। अब इसमें आपको बताया था कि अर्थ के सेंटर पर जी का वैल्यू कितना होता है? 0। सेंटर से सरफेस तक जाते हैं तो जी कम होता जाता है। उल्टा चलें, सेंटर से सरफेस की तरफ जाएं तो जी बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। ग्राफ बनाया था हमने। और सरफेस के बाहर क्या होगा? 1/r² के अकॉर्डिंग कम होगा। सेंटर से सरफेस तक जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा। सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा और सरफेस के बाहर देखोगे तो 1/r² के अकॉर्डिंग कम होगा। ग्राफ बना लिया था हमने। अच्छा, मैंने कहा था कि एक तो सी लेवल पे खड़े हो जाएं, एक माउंटेन एरिया में खड़े हो जाएं और एक माइंस में चले जाएं तो जी का वैल्यू ज्यादा कहां मिलेगा? सरफेस पर, माउंटेन पर कि डेप्थ पर? सरफेस में मैक्सिमम मिलेगा। माउंटेन और डेप्थ में? डेप्थ में। फिर बाद में माउंटेन में। मतलब जी का वैल्यू हाइट पे भी कम होता है, डेप्थ पे भी कम होता है, लेकिन हाइट पे ज्यादा कम होता है। डेप्थ के मुकाबले हाइट पर क्या होता है? ज्यादा कम होता है। मैंने एग्जैक्ट रिलेशन ही बताया था आपको। अगर जी सेम चाहिए तो डी बराबर कितना? 2h। और अगर डी और एच बराबर है तो डेप्थ पर जी क्या होगा? ज्यादा होगा और हाइट पर क्या होगा? कम। ये लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया था आपको। ठीक है। इन पे हाइट और डेप्थ पे न्यूमेरिकल नहीं किए थे अपन, है ना? न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले इन पे, हाइट और डेप्थ के। या पहले सारे सारे इफेक्ट एक साथ बता दूं? पहले इन पे दोनों पे क्वेश्चन कर लो। चलो पहले इन दोनों पे क्वेश्चन कर लो, फिर बाद में दो इफेक्ट और बचे हुए बताते हैं। तो हाइट और डेप्थ पे क्वेश्चन कर लो पहले। लिखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखे। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन ए ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, इन ए ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, percentage change in a gravitation acceleration, in a gravitation acceleration at first h बराबर r/2, सेकेंड h बराबर 32 किलोमीटर, थर्ड t बराबर r/2, फोर्थ d बराबर 32 किलोमीटर। ठीक है। आपको बोल रहा है इतनी हाइट इतनी डेप्थ पर जी में चेंज बताइए साहब, जी में चेंज कितना होगा? जी में परसेंटेज चेंज, जी में परसेंटेज चेंज आपसे पूछ रहा है। अब हाइट के लिए तो फिर भी दो फॉर्मूले हैं, लेकिन डेप्थ का तो एक ही है भैया। तो हाइट में बोलो, पहले केस में कौन सा फॉर्मूला लूं? पहले केस में कौन सा लूं? वो जी एच बराबर जी सरफेस अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये लेना पड़ेगा भाई। अब आप देख सकते हो एच कितना दे रहा है? एच दे रहा है r/2। ठीक है, ये हम सॉल्व करें साहब। ये रख के आप सॉल्व करोगे, कितना मिलेगा? 1 + 1/2, 3/2 तो 4/9 मिलेगा। जी हाइट बराबर 4/9 टाइम्स ऑफ जी सरफेस, होगा कि नहीं होगा? अब परसेंटेज चेंज बोले तो कितना आएगा? परसेंटेज चेंज आएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये सॉल्व करो, -500/9% आ गया, मतलब लगभग 55.55% आ गया। ये आ गया साहब 55.55%, 55.55% आ रहा है भाई। भाई कम होगा ये तो तय है, हाइट बढ़ने पे कम होता है। तो r/2 हाइट पे 55.55% कम हो गया। अब हाइट का रिजल्ट दे रहा है साहब 32 किलोमीटर। बोलो अब कौन सा फॉर्मूला लूं? अब सेकंड वाला ले लो साहब,
भाई हाइट के लिए आपको सोचने की जरूरत है, डेप्थ में सोचना ही नहीं है, डेप्थ में तो एक ही फॉर्मूला होता है। अब यहां परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होगा, ये होगा चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, ये चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। ये देखो ये रख के सॉल्व करोगे, ये आएगा -2h/r, ये आएगा -2h/r। ये जी एच रख दो यहाँ पे, चेंज होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो यहाँ से 2h/r एच रख के सॉल्व कर लो, परसेंटेज चेंज आ गया। एच कितना है, एच है साहब 32 किलोमीटर, आर कितना है 6400 किलोमीटर। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो भैया, ये कितना आ गया -1% आ गया, 1% कम हो जाएगा। 32 किलोमीटर पर 1% कम हो गया, 32 किलोमीटर पर 1% कम हो गया भाई। अब मैंने डेप्थ और हाइट भी वही दिया है साहब, ठीक है, डेप्थ दिया मैंने r/2, डेप्थ के लिए झगड़ा ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, जी डेप्थ बराबर जी सरफेस 1 - d/r। अब अगर मैं परसेंटेज चेंज बोलता हूं, ये डेप्थ पर परसेंटेज चेंज, तो आप बोलोगे चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये सॉल्व करोगे -d/r आएगा, ये आएगा -d/r आएगा भैया। अब ये कितना है, ये सॉल्व करो, d बराबर r/2 है, ये r/2 अपॉन r परसेंट के लिए इंटू 100 कर दो भैया, 50% कम हो गया 50%। देखो डेप्थ पर भी कम होता है और हाइट पर भी कम होता है। आप देखो सेम डेप्थ और सेम हाइट देख रहा हूं मैं, सेम डेप्थ और सेम हाइट, यहाँ 55% कम हो रहा है, यहाँ 50% ही कम हो रहा है। ये तो कल से बता रहा हूँ भैया कि सेम हाइट पे जाओगे सेम डेप्थ पे जाओगे तो जी ज्यादा कहाँ मिलेगा, डेप्थ पे मिलेगा, यानी ज्यादा चेंज कहाँ मिलेगा, हाइट पे मिलेगा। भाई कम दोनों जगह होता है, ज्यादा कम कहाँ होता है, हाइट पर। वहां 55%, देखो ये 50%, न्यूमेरिकल डाटा बोल रहा है, कल थ्योरेटिकल बोला था हमने। अच्छा यहाँ आ जाओ साहब 32 किलोमीटर। अब डेप्थ के लिए तो भैया मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, ये डेप्थ के लिए एक ही फॉर्मूला है, ये -d/r इंटू 100, ये d दिया हुआ है 32, r है 6400 इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -0.5% आ जाएगा। वो देखो 1% कम हुआ था, ये तो 5% ही कम हुआ, 0.5% ही कम हुआ। मतलब सेम डेप्थ और सेम हाइट पे हम देखें तो जी में जो ज्यादा चेंज आएगा वो हाइट पे आएगा, हमेशा जी ज्यादा कहाँ मिलेगा, गहराई पे। और मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई, ये समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा चूज करना है ये तो तुम डिसाइड कर ही लोगे, डेप्थ में झगड़ा नहीं है, झगड़ा किसमें, हाइट। वो भी तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन ने बोला कि साहब 2 बना दी, वरना तो एक ही फॉर्मूला है, वो उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी काम हो जाता है, इसलिए अपन ने कम हाइट के लिए ये बना लिया। समझ रहे हो। अच्छा इसका उल्टा आता है, जी में चेंज देता है कि भैया इतना जी में चेंज हो गया, बताओ हाइट कितनी हाइट होगी, कितनी डेप्थ होगी, निकालने का तरीका यही है। एक और देता हूं, आ रहा है सबका, ये कर रहे हो भाई, कर लिया है। परसेंटेज चेंज तो यार ये तो हर चैप्टर में आने वाला कंसेप्ट है यार, ये तो रोज आएगा, मतलब ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि भाई देखते आंसर पता लगना चाहिए। आ रहा है, लिखो एक और लिखो, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट हाइट एंड डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, height and depth from earth surface, from earth surface, from earth surface, if gravitation acceleration, if gravitation acceleration, if gravitation acceleration decreases, decreases first 2%, second 75%, सेकंड 75%, 2% कम हो तो हाइट बताओ डेप्थ बताओ, 75% कम हो तो हाइट बताओ डेप्थ बताओ। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, विक्टर, हाँ भाई विक्टर, अंगूठा कहाँ है तेरा, करो सॉल्व करो भैया। अगर जी 2% कम हो जाए तो बताइए हाइट कितनी डेप्थ कितनी, अगर 75% कम हो जाए तो हाइट कितनी और डेप्थ कितनी।
2% कम। अब यार जब ये कम है, परसेंटेज चेंज कम है, तो हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला लेने वाले हो? हाइट के लिए वो दूसरा वाला फॉर्मूला लोगे, कम वाला फॉर्मूला लोगे यार, कम वाला। लो साहब, ये हाइट का परसेंटेज चेंज अभी कम वाले फॉर्मूले से मैंने बताया था, कितना आया था? -2h/r आया था, तो यही तो था। ये -2% कर दो, ये -2% मतलब 2/100, ये आएगा 2h/r बराबर 2/100, तो h बराबर r/100, ये होगा 6400 किलोमीटर डिवाइड बाय 100, तो h का वैल्यू कितना आ गया? 64 किलोमीटर आ गया भैया। अबे परसेंट 2/100 करना पड़ेगा ना, है ना? ये 64 किलोमीटर आ गया। डेप्थ के लिए, अभी डेप्थ के लिए चेंज बताया था साहब मैंने, ये डेप्थ के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, बार बार ये लगाऊंगा चेंज के लिए, -d/r। ये भी 2% कम, तो d/r बराबर 2/100, तो ये d बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 × 6400 डिवाइड बाय 100, तो 128। ये तो कल ही बता दिया था d बराबर 2h आता है। अरे सेम g के लिए d बराबर 2h आता है ना, वो जितना g हाइट पर उतना g डेप्थ पर, तो d बराबर कितना होगा? 2h। ये तो तुम्हें पहले से पता है भाई, अरे कल ही बताया था, वो निकाल दिया आज तो। अब अगला वाला क्या बोल रहा है साहब? 75% कम कर दिया, 75% कम कर दिया, 75% कम कर दिया। मान लिया पहले क्या था? जी सरफेस था, अब 75% कम कर दिया, तो जी सरफेस माइनस 75% ऑफ जी सरफेस, ये तो 1/4 रह जाएगा भैया, 1/4 रह जाएगा। बहुत ज्यादा चेंज है। जब चेंज बहुत ज्यादा हो तो हाइट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? वो बड़ी बड़ी हाइट वाला लगाओगे। अब छोटी मोटी हाइट वाला नहीं लगाओगे। ये जी सरफेस अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर, ये हाइट पर कितना है? ये हाइट पर साहब जी सरफेस बाय 4 है भाई, ये जी सरफेस बाय 4 सॉल्व करो, GS कैंसिल, 1+h/r बराबर 2, तो h बराबर r आ गया भैया, r मतलब 6400 किलोमीटर। इतनी हाइट पर जाकर के क्या होगा? जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है वो 75% कम होगा। 75% कम होने का मतलब 1/4 बचना, वो 1/4 बचने के लिए हाइट कितनी आएगी? h बराबर r आएगी। डेप्थ में झगड़ा नहीं है भैया, डेप्थ में तो बार बार एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तुम 75% करो या 20% करो, ये डेप्थ के लिए तो परसेंटेज चेंज का एक ही फॉर्मूला है। ये लो साहब, ये कितना? -d/r, ये -75% है, तो d बराबर कितना हो गया? 3/4 ऑफ r आ गया भाई, 3/4 ऑफ r, वो r आ रहा है, ये 3/4 ऑफ r आ रहा है। एग्जैक्ट सॉल्व करो भैया, 3/4 × 6400 किलोमीटर, सॉल्व करो, गहराई आ जाएगी भाई और डेप्थ आ जाएगी। ये 3/4 ऑफ r आ गया भैया, बात पकड़ में आई भाई? मतलब देखो गहराई में झगड़ा नहीं है, गहराई में बार बार वही फॉर्मूला लगाता हूँ, 5% ज्यादा हो कम हो, ये फॉर्मूला एक था ना यार। हाइट के लिए मैं फॉर्मूला चूज करता हूँ अलग अलग, तो पहचान लोगे भाई। अरे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है पहचान लोगे। थ्योरेटिकल बातें तो मैंने बताई थी, है ना। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन साहब सी लेवल पे खड़े हो जाएं, माउंटेन पे खड़े हो जाएं और माइंस में खड़े हो जाएं, कहां पर जी ज्यादा? सी लेवल, फिर उसके बाद माइंस, उसके बाद माउंटेन। पहचान लोगे। जी की जगह वेट पूछ लेते हैं, एक पर्सन खड़ा है साहब, उसका वेट ज्यादा कहाँ होगा? सरफेस पर, गहराई पर, ऊंचाई पर, तो सरफेस, उसके बाद कहाँ का नंबर? गहराई, उसके बाद ऊंचाई। कर लोगे यार, अब हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब ये कई बार सिंपल पेंडुलम से लिंक कर देते हैं कि पहले हमने अर्थ की सरफेस पे पेंडुलम लटकाया, फिर भैया पहाड़ी इलाके में जाके पेंडुलम लटकाया, बताओ वहां लटके लटके उसका टाइम पीरियड इतना था, वहां जाके कितना हो जाएगा? जी निकाल लोगे तो टाइम पीरियड भी निकाल लोगे ना। कल किया था फॉर्म क्वेश्चन अपन ने, अरे कर लोगे यार। तो दोनों इफेक्ट हो गए साहब, हाइट का इफेक्ट, डेप्थ का इफेक्ट। अब तीसरा आ जाओ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। थर्ड आ जाओ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अभी तक हमने अपना जो गोला लिया था वो बिना घूमने वाला लिया था। अब ऐसे लिया था ना यार, हम बोलते थे कि हमारा गोला घूमता नहीं है,
मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ऐसे ही तो बोलते थे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये घूम रहा है, तो अर्थ के लिए वास्तव में मैं बात करूं तो इसकी रोटेशन डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट। ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, और कौन सी, पोलर एक्सेस के लिए घूमता है। पोलर एक्सेस मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाने वाली, है ना। ये तो एक होती है पोलर एक्सेस, ये पोलर लाइन, और एक होती है इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन जाती है साहब वेस्ट से और ईस्ट से। ये वेस्ट और ईस्ट से जाने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं साहब इक्वेटर लाइन। और ये लाइन कौन सी होती है, पोलर लाइन, है ना। अभी भी हम क्या आइडियल केस लेके चल रहे हैं साहब, ये एक्सेस सीधी मान रहे हैं। वास्तव में एक्सेस सीधी है कि टेढ़ी है, वास्तव में 11.5 डिग्री टेढ़ी होती है। मतलब हो सकता है इधर, वो समझ रहे हो, इधर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई हो, भगवान की कृपा, ये इस हिस्से में जाके एक्सेस को सीधा करेगा। जिस दिन तुम्हें लगे एक्सेस सीधी हो गई है, तो याद कर लेना इसने अपना काम कर दिया। मजाक कर रहा हूँ यार, टेंशन तो नहीं ले रहा, तो चुपचाप बैठे बैठे सुन रहा भाई। छेड़ो मत यार। और अगर इसी तरफ ज्यादा झुक गई तो ये सारा काम तुम्हारा है। अबे तुम्हारे पे भी तो भगवान की देन है। चलो कुल मिला के आओ, मतलब अपन आइडियल केस ले रहे हैं कि एक्सेस सीधी है बिल्कुल, वास्तव में सीधी नहीं, कैसी है, थोड़ी सी टेढ़ी है। अब यहां पर मैंने मान लिया तुम्हें खड़ा कर दिया, ये यहां तुम खड़े हुए हो। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि तुम्हारा वेट कितना, रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ा। अच्छा, पहले मैं आज के दिन में अर्थ का ओमेगा बता दूं, आज के टाइम अर्थ का ओमेगा कितना है। ये ओमेगा अर्थ अगर मैं आपको बताऊं, तो ओमेगा अर्थ ये 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड तुम्हें पता है अर्थ का अपनी सेल्फ एक्सेस पे एक दिन होता है। अरे 24 घंटे, ये एक दिन को अगर लिखेंगे तो 86400 लिखेंगे। ये अर्थ का टाइम पीरियड एट प्रेजेंट इतना है, अर्थ का ओमेगा एट प्रेजेंट इतना है, मानते हो भाई? अरे जानते हो ना ये तो, अबे अर्थ का ओमेगा इतना है कि नहीं है, सन के चारों तरफ की सेल्फ एक्सेस पर। मैंने निकाल के बताया, तो मैं सन के लिए भी निकाल के बताया है। अबे घड़ी की हर सुई का निकाला था, मिनट का, सेकंड का, घंटे का, अर्थ का सेल्फ एक्सेस पर, सन के अराउंड सब निकाला था। ये अर्थ का सेल्फ एक्सेस पर है सब। अब तुम यहां पर हो, ये मान लिया यहां से तुम्हारी पोजीशन है लैम्डा, ये लैम्डा लैटिट्यूड पोजीशन, तुम्हारा मास है m, तो भैया एक वेट काम करेगा mg। कहां काम करता है साहब, ये डाउनवर्ड के अर्थ के सेंटर की तरफ। हाँ, ये अर्थ के सेंटर की तरफ, ये mg सेंटर की तरफ काम करेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कहां मिलेगा, अर्थ से नॉर्मल रिएक्शन ये बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है, मुझे बताओ, अर्थ घूम रही है तो तुम भी घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? ये अर्थ घूम रही है तो तुम्हारे सर्कुलर पाथ का रेडियस ये होगा ना, क्या ये अर्थ के रेडियस के बराबर होगा क्या? अरे तुम्हारे सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या अर्थ के रेडियस के बराबर होगा क्या? कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब तुम कहाँ हो, इक्वेटर पे। अरे यहाँ हो तो हो सकता है ना, यहाँ तो पूछो घूमोगे तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। अब मुझे फटाफट बताओ, घूमने वाला फ्रेम, घूमने वाला फ्रेम मतलब इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? अब ये घूमने वाला है मतलब डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब फोर्स है कि नहीं है? फोर्स है तो एक्सेलेरेशन है कि नहीं है? एक्सेलेटेड फ्रेम मतलब ये इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। मैं क्या करूंगा, वो बैठ गया, बैठ के क्या बोलूंगा, न्यूटन न्यूटन की छूटो छूटो, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की बाहर, बाहर लगाओ, कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस पर बाहर की तरफ लगेगा साहब एम ओमेगा स्क्वायर आर, मानते हो भाई? ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एंगल लैम्डा है, तो भैया ये एंगल भी लैम्डा होगा ना। अबे होगा कि नहीं होगा? ये एम ओमेगा स्क्वायर आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, ये आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। इस तरफ कितना आएगा, इस तरफ आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा। मानते हो भाई? खुद देख के बताओ इसने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा के कंपोनेंट ने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाया या घटाया? अबे अबे नॉर्मल रिएक्शन जितना एक्शन करोगे, एक्शन कितना कर रहे थे एमजी, घूमने की वजह से एमजी हो रहा है कि एमजी से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? ये बाहर की तरफ ले जा रहा है, ये बाहर की तरफ तो अंदर होता था एमजी, अब बाहर की तरफ भी कुछ कुछ हो रहा है, तो अब एमजी हो रहा है कि एमजी से कम हो रहा है? कम हो रहा है यार भाई, वही जो दोगे वही मिलेगा ना यार। अब तुमने एमजी दिया था तो एमजी मिलता था, अब तुम एमजी दे रहे हो कि एमजी से कम दे रहे हो, तो कम ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर इफेक्टिव वेट कितना हो गया, ये इफेक्टिव वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो गया, कितना होगा, ये होगा mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। हाँ कि ना बोलो भाई, अरे बोलो भाई। ठीक है, अब रुको, मैं इसको क्या अर्थ की रेडियस की फॉर्म में बदल देता हूँ, अर्थ की रेडियस की फॉर्म में इसको बदल देते हैं। यहां से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ होगा कि नहीं होगा? ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा कि नहीं होगा?
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा आप। ये लो, मैं थोड़ा सा बाहर लाके जूम कर दूं इसको। ये लो, ये यहां से ये एंगल आपको दिखेगा लैम्डा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। खुद देख के बताओ, ये बेस और ये हाइपोटेनियस किस में आता है? कॉस थीटा। तो कॉस लैम्डा बराबर आर अपॉन आर होगा। तो आर बराबर कितना होगा? आर कॉस लैम्डा होगा कि नहीं होगा? ये रख दो, इसमें रख दो। ये इफेक्टिव वेट कितना बनता है? पर्सन का इफेक्टिव वेट बनता है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह ये रख रहा हूं, ये बन जाएगा कैपिटल आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। भैया ये अर्थ की रेडियस की टर्म्स में मैंने फॉर्मूला बना दिया सा। और अगर जी इफेक्टिव बोलता है तो जी इफेक्टिव कितना होगा? ये होगा डब्ल्यू इफेक्टिव डिवाइड बाय मास। आंसर होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये इफेक्टिव जी आ गया भैया, जी इफेक्टिव का वैल्यू आ गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। कौन सा पकड़ में आया भाई? अरे समझ रहे हो? ये बना लो। ये रोटेशन की वजह से जी निकाल दिया मैंने। अभी इसके बारे में और बातें करेंगे, पहले लिख लो फॉर्मूला। है किसी के पास रिमोट? रिमोट रिमोट लाइट नहीं है अभी? आगे हुई यार अब तो। एक बार लगा के तो देखो। अच्छा जल ही नहीं रहा, मतलब लाइट गई हुई है। अच्छा थोड़ा सा खोलें फिर तो है। तो भैया रोटेशन की वजह से ये जी नहीं रहा, जी से कम रहा। आज तक हम मानते थे कि हमारा गोला घूमता नहीं है, तो हम जी 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 करते थे। ये देखो, घूमने से जी हो रहा है कि जी से कम हो रहा है? अरे जी हो रहा है कि जी से कम। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रोटेशन की वजह से जी बढ़ जाता है कि घट जाता है? कम हो जाता है। हाइट पे जाने पे जी, डेप्थ पे जाने पे जी, और घूमने की वजह से जी कम हो जाता है। घूमने की वजह से जी कम हो जाएगा। मजे लेते हो मतलब तुम्हें? बोले हम ज्यादा जोर से चिल्ला लेंगे हैं। ये मतलब मेरे कंसेप्ट बहुत बहुत पहले क्लियर है। तो कुल मिलाकर के भैया जी का वैल्यू रोटेशन की वजह से कम होता है। अर्थ के घूमने से जी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अर्थ के घूमने से जी कम होगा। अब आ जाओ साहब, कुछ बातें और कर लें। इसमें लैम्डा आ रहा है, आ रहा है लैम्डा? अरे आ रहा है क्या? वो देखो, ये लैम्डा कहां से, लैम्डा कहां से एंगल नाप रहे हो? इक्वेटर लाइन से। इस लैम्डा को बोलते हैं साहब लेटीट्यूड पोजीशन। ये कहलाता है लेटीट्यूड पोजीशन, या इसी को बोलते हैं एंगल, एंगल फ्रॉम इक्वेटर लाइन, एंगल फ्रॉम इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये जी होता है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। वो ओमेगा, ये तुम्हें दिख ही रहा है, अर्थ का ओमेगा इतना है। आर पता ही है रेडियस है, बाकी किसी के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आर तुम्हें पता है रेडियस, ओमेगा पता है अर्थ का ओमेगा। ये लैम्डा लेटीट्यूड पोजीशन। अब बात करने जा रहा हूं साहब, ये लैम्डा बदलेगा। बताओ इक्वेटर पे लैम्डा कितना होगा? 0। और पोल पर लैम्डा, इक्वेटर से पोल जाने पे लैम्डा बढ़ता है। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो कॉस लैम्डा क्या होगा? कम होगा। कॉस लैम्डा कम होगा तो ये वैल्यू कम होगी। अब कम 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 माइनस करोगे तो बढ़ेगा ना। मतलब कुल मिलाकर के इक्वेटर से पोल जाने पर जी का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया भैया। अगर मैं इक्वेटर से पोल जाता हूं, है ना, मैं जाता हूं इक्वेटर से पोल्स, तो लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा बढ़ेगा तो कॉस लैम्डा कम होगा, और कॉस लैम्डा कम होगा तो जी इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब मैं बता दूं, मिनिमम कहां मिलेगा?
मिनिमम मिलेगा इक्वेटर पर, है ना, मिनिमम मिलेगा इक्वेटर पर। और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा पोल्स पर। मिलेगा भाई, इक्वेटर से पोल पर जाने पर जी बढ़ता है। मिनिमम इक्वेटर और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? पोल्स। ठीक है, अब कितना मिलेगा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं साहब। एग्जैक्टली कितना, इक्वेटर पर एग्जैक्ट कितना और पोल पर एग्जैक्ट कितना। तो पहले मैं निकालता हूं साहब इक्वेटर पर, है ना, पहले कैलकुलेट करता हूं साहब इक्वेटर पर। लो साहब, हम कैलकुलेट करते हैं एट इक्वेटर। अब इक्वेटर बोलने का मतलब लैम्डा का वैल्यू 0 डिग्री रखो, इसमें 0 डिग्री, इस फॉर्मूले में 0 डिग्री रखोगे तो जी इक्वेटर ये होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 1 हो गया। जी इक्वेटर कितना आ जाएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अबे आएगा भाई। पोल्स पे चलो, पोल्स पे। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू निकाली तुमने, मैक्सिमम या मिनिमम? अरे मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम, अब बोला तुमने वहां मिनिमम, है ना। अब अगर मैं जाता हूं पोल्स पर, एट पोल्स, पोल्स पर लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, फॉर्मूले में रखोगे 90, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 सबको पता है 0, तो पोल पर आंसर क्या आ गया? जी आ गया। बताओ इस फॉर्मूले में कहीं ओमेगा आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले में कहीं ओमेगा नहीं आ रहा, मतलब रोटेशन का इफेक्ट पोल्स पे नहीं पड़ेगा। ये देखो इक्वेटर पे ओमेगा आ रहा है, किसी और जगह भी देखोगे तो ओमेगा आएगा, लेकिन पोल के फॉर्मूले में ओमेगा नहीं आता। मतलब मैं अर्थ का स्पीड बढ़ाऊं, अर्थ का स्पीड बढ़ाऊं तो रोटेशन का इफेक्ट पोल्स पे नहीं पड़ेगा। पोल को छोड़ करके सब जगह रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, बिना पोल वोल का नाम लिए ऐसा पूछे कि यार अर्थ पर ओमेगा का क्या इफेक्ट पड़ता है, अर्थ पर रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या बोलोगे, बढ़ता है कि घटता है? हाँ, जनरल स्टेटमेंट, कोई कोई पोजीशन नहीं पूछे, कोई पोजीशन का नाम नहीं ले, इक्वेटर का नाम नहीं ले, पोल का नाम नहीं ले, तो हम जनरल स्टेटमेंट क्या बोलेंगे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जी क्या होता है? कम होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से जी कम होता है। लेकिन चुपचाप ब्रैकेट में एक लाइन लिख लो, एक्सेप्ट पोल्स, पोल्स पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोल के फॉर्मूले में ओमेगा आता ही नहीं, है ना। तो यहाँ नोट डाल लो, पहले तो बना लो, यहाँ तक बना लो पहले। ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया मैंने, मिनिमम वैल्यू निकाल दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो नोट डाल लो भैया, स्टेटमेंट लिख लो। बना ली सबने? बनाओ, पहले बनाओ। बना चुके साहब? बन गया साहब? तो लिख लो, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट पोल्स, ब्रैकेट में लिख लें एक्सेप्ट पोल्स, एक्सेप्ट पोल्स, पोल्स को छोड़ करके बाकी सब जगह इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ा? एक मिनट, मिनिमम वही है ना, पोल्स पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या? कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, ये डिफरेंस कितना है? ये पोल पर मैक्सिमम है, इक्वेटर पर मिनिमम है। पोल और इक्वेटर का डिफरेंस ओमेगा स्क्वायर आर है। अभी आज ही मैंने अर्थ का ओमेगा बताया तुम्हें, अर्थ की रेडियस भी जानते हो। ये दोनों डाटा रख के सॉल्व करते हो ना, ये आता है 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो गैप आया, डिफरेंस आया, किसकी वजह से? ये किसकी वजह से? ये ड्यू टू रोटेशन। भैया रोटेशन की वजह से इतना डिफरेंस मिलेगा। पोल और इक्वेटर पर जी का डिफरेंस आपको इतना मिलेगा, किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? अरे समझ रहे हो? अच्छा, अब अर्थ का ओमेगा बढ़ाओ साहब। अर्थ तेज तेज घूमने लग गई। अर्थ अगर तेज तेज घूमती है तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? जी इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। कहां, पोल पे भी घटेगा, एक्सेप्ट पोल्स, पोल को छोड़कर। मतलब जिस दिन अर्थ का ओमेगा बढ़ने लगे, तुम्हें लग रहा है कि अर्थ का ओमेगा बढ़ गया सा, अर्थ तेज तेज घूमने लग गई, दिन और रात जल्दी जल्दी होने लग गए। अच्छा, ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? अरे ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा मतलब दिन और रात 24 घंटे से पहले होगा कि जल्दी हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। 6 घंटे में होने लग गया, 5 घंटे में होने लग गया, है ना, ऐसे ऐसे टाइम पीरियड कम होने लग गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हें क्या करना चाहिए? जहां हो वहीं रहना चाहिए या कहां जाना चाहिए? पोल्स की तरफ भागना चाहिए।
है ना, बाकी वो ठंडे कपड़े लेके जाना। अरे समझ रहे हो मेरी बात, है ना, ये हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, है ना। हाँ, गर्म कपड़े, गर्म, मैं कह रहा हूँ सर्दी के कपड़े। ठीक है, तो भैया भावनाओं को समझो। तो अर्थ अर्थ का ओमेगा बढ़ेगा तो जी इफेक्टिव क्या होगा साहब, कम होगा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब अर्थ ने घूमने से ही मना कर दिया, बोले थक गई मैं तो बहुत सालों से घूम रही हूं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जी इफेक्टिव जी के बराबर हो जाएगा। वो जो फॉर्मूला था उसमें ओमेगा 0 रख दो ना, यानी सब जगह क्या हो गया, सब जगह जी हो गया, यानी सब जगह क्या हो गया, बढ़ गया। हम क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया। अरे बढ़ गया यार, वो पहले जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता, आर कुछ होता था, है ना। अब ये देखो ओमेगा वाला टर्म 0, तो इसका मतलब ये बढ़ गया। क्या पोल पे भी बढ़ गया क्या। हाँ, ये सारे रोटेशन के इफेक्ट पोल को छोड़ करके भैया, तुम अर्थ का ओमेगा बढ़ाओ या अर्थ का ओमेगा घटाओ, ये पोल को छोड़ करके हम जवाब दे रहे हैं साहब, पोल को छोड़ करके ऐसा होगा। अच्छा, अब एक आता है साहब कि जिस दिन अर्थ का ओमेगा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते जीरो, बढ़ते बढ़ते ये जी घटते घटते जीरो हो गया, जी इफेक्टिव घट रहा था और घटते घटते जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए पूछते हैं कि अर्थ का ओमेगा कितना होगा, ये ग्रेविटी फ्री कंडीशन आ गया, अर्थ का ओमेगा कितना। अब ये जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये जीरो के बराबर करो, ओमेगा कितना आएगा, ये आएगा 1 कॉस लैम्डा इंटू कितना, जी अपॉन आर। टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा, ये होगा 2 पाई√r/जी इंटू कॉस लैम्डा। ये भैया लैम्डा लेटीट्यूड पोजीशन के लिए ग्रेविटी फ्री कंडीशन बना दिया मैंने। अगर ग्रेविटी फ्री कंडीशन चाहिए तो अर्थ का ओमेगा इतना होगा, टाइम पीरियड इतना होगा, है ना, अगर लैम्डा लेटीट्यूड पोजीशन है। चलो थियोरेटिकल बात बताओ, सबसे पहले ग्रेविटी फ्री कंडीशन आएगा कहां, सबसे पहले कहां आएगा, इक्वेटर पे आएगा, पोल पे आएगा, या बीच में कहीं आएगा। भाई सबसे पहले वहीं आएगा जहां जी मिनिमम होगा। भाई सबसे पहले जीरो वही होगा ना जहां जी मिनिमम होगा, और जी मिनिमम कहां होता है, इक्वेटर में। तो ग्रेविटी फ्री कंडीशन कहां मिलेगा, इक्वेटर, है ना। सबसे पहले इक्वेटर पर ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिलेगा। चलो उसके लिए ओमेगा बताता हूं। ग्रेविटी फ्री कंडीशन इक्वेटर पे निकालते हैं, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर क्या निकाल रहे हैं साहब, ग्रेविटी फ्री कंडीशन, वेटलेसनेस कंडीशन। अब सॉल्व करोगे तो देखो यहां पर रखता हूं, ये जी का वैल्यू 0, ओमेगा जो आता है ना, भाई इक्वेटर का मतलब लैम्डा 0 डिग्री हो गया ना भैया, ये लैम्डा 0 डिग्री रखोगे तो ओमेगा कितना आएगा, √g/r आएगा। और टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा, ये आएगा 2 पाई√r/g। भैया जहां हो वही रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ये देखा हुआ लग रहा है कुछ, 2 पाई√r/g कहां देखा था आज से पहले, आज से पहले एसएचएम में देखा होगा, एसएचएम में कहां देखा था, इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम, इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का फॉर्मूला था, अर्थ पे, अर्थ के डायमीटर के अक्रॉस सुरंग बनाओ और सुरंग में एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दो, वो एसएचएम करता है, उसके एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला देख लो, देख लो, 3 जगह क्वेश्चन बनता है ना। इसका वैल्यू भी याद होगा आपको, 84.6 मिनट, ये 84.6 मिनट दुनिया में हर प्लेनेट के लिए कि अर्थ के लिए। तो भैया मैं दोबारा बता दूं, 3 जगह कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई√r/g। अगर अर्थ के अक्रॉस टनल बना के उसमें एक पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड होता है, एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई√r/g। और जिस दिन अर्थ का टाइम पीरियड इतना हो गया, उस दिन इक्वेटर पे ग्रेविटी फ्री कंडीशन आ जाएगी। मतलब इक्वेटर पर पाए जाने वाले सारे के सारे देश कहां हो जाएंगे, हवा में आ जाएंगे, है ना। ये वाला कोटा नहीं, वो श्रीहरिकोटा, है ना, जहां से रॉकेट लॉन्च करते हैं, सुना श्रीहरिकोटा, भाई यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर लॉन्च होते हैं, वहां से रॉकेट बड़े बड़े वहां से ऊंचे ऊंचे फेंकते हैं, और रॉकेट लॉन्च होते हैं, वो इक्वेटर लाइन पे आता है ना, वो इक्वेटर लाइन पे आता है। तो अपने इंडिया में इक्वेटर लाइन गुजरती है वो श्रीहरिकोटा से। तो जहां जहां से भी पूरी अर्थ पे इक्वेटर लाइन गुजरेगी, हर उस जगह क्या आ जाएगी, ग्रेविटी फ्री कंडीशन। तो ग्रेविटी फ्री कंडीशन के लिए ये इक्वेटर पर ग्रेविटी फ्री कंडीशन के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए कितना, 84.6 मिनट। 84.6 मिनट का मतलब 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, तो ये तो लगभग 1.25 घंटा हो गया। मतलब 1.25 घंटा मतलब एक पीरियड, ये एक पीरियड में तुमने दिन भी देख लिया, रात भी देख ली, दिन और रात खत्म, है ना। इसका मतलब मान लेना कि इक्वेटर पर क्या आ चुका है, अरे इक्वेटर पे ग्रेविटी फ्री कंडीशन आ चुकी है। अरे मेरी भावना समझ रहे हो, क्या पूरी दुनिया में आ चुकी है कि इक्वेटर पे आ चुकी है, सिर्फ इक्वेटर पर, सिर्फ इक्वेटर पर। अच्छा, मुझे अब 30 डिग्री पे ग्रेविटी फ्री चाहिए, तो ओमेगा इससे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ओमेगा इससे ज्यादा चाहिए कम चाहिए,
अब सबसे पहले ओमेगा बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया तो जी कम होता गया कम होता गया। सबसे पहले जीरो कहाँ हुआ? इक्वेटर पर। अब आगे मुझे 30 डिग्री पे जी जीरो करना है तो ओमेगा और बढ़ाना पड़ेगा ना, और तेज घुमाना पड़ेगा। तो अगर 30 डिग्री लैटिट्यूड पोजीशन पर ग्रेविटी फ्री कंडीशन चाहिए तो ओमेगा इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, जिस दिन 30 डिग्री पर 30 डिग्री लैटिट्यूड पर ग्रेविटी फ्री कंडीशन होगा तो 0 से 30 डिग्री के बीच में सारे सारे देश हवा में होंगे, खाली 30 पर नहीं होगा, है ना, खाली 30 पर नहीं होगा, 0 से 30 तक सब हवा में होंगे। जिस दिन 60 डिग्री पर आपको ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिल रहा है तो भैया 0 से 60 तक सब हवा में होंगे। अरे समझ रहे हो? क्या पोल वाला कभी हवा में आ सकता है? मैं ओमेगा इनफाइनाइट कर दूं तो भी आ सकता है क्या? पोल पर रोटेशन का कोई इफेक्ट? ठीक है, अच्छा रुको, ये जो ओमेगा आता है ना, ये जो एट प्रेजेंट अर्थ का ओमेगा उसका 17 टाइम्स है। अर्थ का ओमेगा बताया था मैंने आज ही, 2π/86400, ये उसका 17 गुना है भैया। जिस दिन अर्थ की एंगुलर स्पीड प्रेजेंट ओमेगा का 17 गुना हो जाए, है ना, या टाइम पीरियड 24 घंटे की जगह 84.6 मिनट हो जाए, इक्वेटर पे क्या आ जाएगा? ग्रेविटी फ्री कंडीशन, है ना। तो यहां पर लिख रहा हूं साहब, ये 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा अर्थ है, अर्थ के ओमेगा का 17 गुना। ये लिख लो भैया, डायरेक्ट पॉइंट याद रख लेना। ये कहां पर ग्रेविटी फ्री के लिए? दुनिया में सब जगह की इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर पर ग्रेविटी फ्री के लिए अर्थ का ओमेगा प्रेजेंट ओमेगा का 17 टाइम्स हो जाए, प्रेजेंट ओमेगा का 17 टाइम्स हो जाए, और साथ में टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो जाए, ठीक है, तो इक्वेटर पर ग्रेविटी फ्री कंडीशन आ जाएगी। और ये फॉर्मूला तो याद कर लेना भैया, 2π√r/g। मैंने 3 क्वेश्चन तो बोल दिए तुम्हारे सामने। इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम के टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला होता है। अर्थ में अर्थ के डायमीटर के अक्रॉस टनल बनाए और उसमें किसी पार्टिकल को छोड़ दें, वो एसएचएम करे, उसके टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला होता है। ये मिटा दूं भाई? अरे इधर वाला तो मिटा दूं? मतलब ओमेगा बढ़ता गया ना, जी कम होता जाएगा, और कम होते होते ये जी खत्म हो गया तो हवा में आ जाएंगे सब। अब अपनी टेंशन करके रखो ना यार, नहीं हवा में आ जाएंगे, हवा में फिर रशिया चले जाओगे। वाह, अच्छा बॉल के पास ही थे, बहुत कुछ हो जाएगा, न जाने क्या क्या हो जाएगा। हो सकता है तुम वो गोले को और टेढ़ा कर दो। अरे नहीं नहीं, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में चल जाओ सारे, सही समझो तुम। बना लिया सब? तो ये मैंने रोटेशन का इफेक्ट बताया। अब आता है साहब इफेक्ट ऑफ शेप। इसके बाद साहब शेप का भी इफेक्ट पड़ता है। साइज अर्थ का तू कैसे बदलेगा ये बता? अर्थ का साइज तू बदल सकता है क्या? बाबू भैया को सुपरमैन बना दिया भाई, मतलब बाबू भैया से सारे काम करवा लोगे, मतलब हर काम के लिए बाबू भैया याद, तो शक्तिमान हो गया है। चलो, अब इफेक्ट ऑफ शेप। अभी तक हमने क्या बोला था? अभी तक हमने बोला था कि ये हमारा गोला है। बताओ वास्तव में तुम्हारा गोला होता है कि अंडा होता है? अंडा होता है ना। ये भाई, ये वास्तव में ऐसे होता है। ये हम मानते आए थे साहब गोला है, ये ऐसा मानते आए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। मुझे एक बात बताओ, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है कि पोल पे रेडियस ज्यादा है ना? ये पोल की रेडियस बोल रहा हूं साहब, ये आर पोल, और ये इक्वेटर की रेडियस बोल रहा हूं साहब, आर इक्वेटर। आपको बता दूं, इक्वेटर पे जो रेडियस है ना, वो पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा है। ये पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है। बात पकड़ में आ रही है सर? है ना, ये इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है। अब अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर आर ई मोर देन आर पी है ना, तो जी इक्वेटर कम होगा और जी पोल क्या होगा, ज्यादा। मतलब शेप की वजह से भी देखो, पोल पर ज्यादा है और इक्वेटर पर क्या है, कम है ना। अच्छा, ये 21 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं किसी ने फीता लेके नापा और रास्ते में फीता ही खत्म नहीं हुआ, बोले चारों तरफ घूम के आया, और कैसे पता, बोले स्ट्रेट लाइन में, रास्ते में कोई बिल्डिंग आई तो छेद करके घुस गया, है ना। एक यार एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, एक्सपेरिमेंट के इस पे निकालते हैं, है ना। ऐसा मत बोलना कि भाई कैसे नापा गया, कि यहाँ की नापी और वहां की नापी, इसके चारों तरफ घूमे और बोले इसके चारों तरफ घूमे। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेटिक डाटा याद रखना, 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब जी कहाँ ज्यादा है, इक्वेटर पर की पोल पर? अरे इक्वेटर की पोल। ये डिफरेंस आता है ना शेप की वजह से, जीपी माइनस जीई, ये आता है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिफरेंस किसकी वजह से? ये रोटेशन की वजह से कि शेप की वजह से?
ये ड्यू टू शेप। अच्छा, अभी रोटेशन की वजह से डिफरेंस बताया था मैंने, कितना था, कितना था? तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? टोटल 0.05 हो गया। इक्वेटर और पोल पर टोटल डिफरेंस हो गया 0.05, है ना? ये टोटल डिफरेंस, ये टोटल डिफरेंस मैंने लिखा सा, टोटल डिफरेंस 0.05। अब कोई तुमसे पकड़ के पूछे कि भैया जी अर्थ पर कहां ज्यादा है, क्या जवाब दोगे? अरे कोई पकड़ के पूछे कि जी कहां ज्यादा है, इक्वेटर पर कि पोल पर? पोल पर, ये जवाब दोगे ना? अरे दोगे नहीं दोगे? अरे दोगे क्या, दोगे ना? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तुम्हें पता है वो 9.8 लिखता है तो भी अपन क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अपन 9.8 को 10 लेने वाले लोग 0.2 खा जाते हैं, 0.2। अबे 9.8 का 10 मतलब 0.2 खा जाते हैं, ये 0.05 तुम छोड़ोगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आज के बाद भी 10 ही लेंगे। वो 9.8 लिखेगा ना तो भी 10 लेंगे। वो तो क्या होता है जब ऑप्शन बहुत पास पास होते हैं, मजबूरी फंसती है तो अपन 9.8 लेके सॉल्व करते हैं, वरना तो क्या होता है वो क्वेश्चन में लिखे तो भी अपन 10 ही लेंगे। पता है अपने को 10 जल्दी कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो बाकी कोई थियोरटिकली पूछे तो भैया क्या सब जगह जी सेम है क्या? कहां ज्यादा है? पोल पर। कितना ज्यादा है? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना डिफरेंस है। 0.03 रोटेशन की वजह से आया, 0.02 शेप की वजह से आया, टोटल डिफरेंस आ गया 0.05। बात पकड़ में आ गई साहब? कौन से पकड़ में आ गया? तो जी पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हाइट और डेप्थ के तो न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए, है ना? थोड़ा सा रोटेशन के न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बना लो पहले ये। अभी नहीं आएगा लाइट? चल रहा है पीछे वाला? पंखे तो चलाओ, गर्मी कर रहे हो यार तुम। आगे भाई, चलो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो रोटेशन पे क्वेश्चन लिखो। लिखो पहला क्वेश्चन, देखो, फाइंड आउट एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, फाइंड आउट एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, angular speed of earth, find out angular speed of earth if effective weight of person, effective weight of person, effective weight of person becomes 4 by 5 times, becomes 4 by 5 times of poles, 4 by 5 times of poles at 30-degree latitude position, at 30-degree latitude position, at 30-degree latitude position, 30 डिग्री लैटिट्यूड पोजीशन पर इफेक्टिव वेट पोल्स के वेट का 4/5 टाइम्स है साहब। आपसे बोल रहा है बताओ अर्थ का ओमेगा बताओ, अर्थ का ओमेगा बताओ। ठीक है, अर्थ का ओमेगा पूछ रहा है साहब। अब आपको पता है साहब इफेक्टिव वेट कितना है, ये फॉर्मूला है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर 30। ये कितना बोल रहा है इफेक्टिव वेट? 4/5 टाइम्स ऑफ mg बोल रहा है। ये 4/5 टाइम्स ऑफ mg, ये पोल पे होता है ना mg, अरे जी पोल पे ही तो होता है, तो ये क्या है इसका 4/5 टाइम्स है। ओमेगा निकालना है भैया। cos 30 कितना होता है? √3/2। ये √3/2 का स्क्वायर तो 3/4, ये 3/4 m ओमेगा स्क्वायर r बराबर mg/5। m कैंसिल, ओमेगा कितना होगा? ये होगा साहब √4g/50। वो होगा भाई, जिस दिन अर्थ का ओमेगा इतना हो गया ना, जिस दिन अर्थ का ओमेगा इतना होगा तो हाँ आर भी आएगा, ये 15 आर। जिस दिन अर्थ का ओमेगा इतना हो गया तो आपको क्या मिलेगा? 30 डिग्री लैटिट्यूड पोजीशन पर जो पर्सन का वेट है वो पोल के वेट का कितना है? पोल्स के वेट का 4/5 टाइम्स। समझ पा रहे हैं भाई? चलो एक और लो, एक और लो।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद हो, हाइट के, डेप्थ के, रोटेशन के, ये फॉर्मूले याद हो तुम्हें, है ना। फॉर्मूले याद है तो कर लोगे, और नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। क्या लेके आए थे? मतलब फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना, वैसे मत बोलना ये कितने याद करेंगे, मत करो, प्रूफ कर लेना एग्जाम में बैठ के। मैंने भी तो प्रूफ किया तुम्हारे सामने। मत कर, कंसेप्ट बताया ना, बहुत समय होता है अपने पास। हाँ, बहुत समय होता है, एग्जाम में बैठ के प्रूफ करेंगे अपन। 45 क्वेश्चन करने में अपने को ज्यादा समय थोड़ी लगता है। हाँ, 45 सेकंड में करता है अभिषेक भैया। मतलब धरती का संतुलन बनाने के लिए सुपर हीरो 45 सेकंड में कर देता है भाई, सारे काम 45 सेकंड में। तभी तभी ये कल गुस्सा हो रहा था कि यार इतना काम करना है मुझे, और मतलब वो काम भी बड़ा फास्ट करेगा ये। मैं समझ गया, आवाज सुनते समझ गया। तुम दोनों की आवाज तो मुझे शुरू से याद है। तुम मास्क लगा के बोलोगे तो ही मुझे पता है। चलो लिखो, एक और लिखो। तो कहाँ ले जाऊं? रोज मेरे को बोलते हो ले जाओ ले जाओ, मतलब कहाँ ले जाऊं? नहीं भैया, ऐसे शौक नहीं। देखो, तुम ले जाना, तुम्हें दे दिया मैंने। बाबू भैया, अभिषेक भैया, क्या जवाब दूं इनको, बोलो। ये रोज बोलते हैं ले जाओ ले जाओ, मतलब क्या जवाब दूं इनको मैं? ये इसके वो छोड़ दिया मैंने। हाँ चलो, क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ if gravity free condition observed at 60-degree latitude position, observed at 60-degree latitude position, 60-degree latitude position, ठीक है। ग्रेविटी फ्री कंडीशन मतलब जी इफेक्टिव 0, ये होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा कॉस 60। कॉस 60 कितना होगा साहब? 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा। ओमेगा कितना होगा? ये होगा √4g/r, तो होगा भाई। अगर टाइम पीरियड बोलूं तो कितना होगा? 2π/ओमेगा, ये होगा 2π√r/ कितना 4g होगा। ये होगा 84.6 डिवाइड बाय 2 मिनट्स, ये होगा 84.6 डिवाइड बाय 2 मिनट्स। सॉल्व करो, ये टाइम पीरियड इतना होगा भाई। जिस दिन अर्थ का टाइम पीरियड इतना, टाइम मैंने ओमेगा ही पूछा है, वो टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड बता दो, है ना। वो 84/2। अच्छा ओमेगा बोले तो वो 2r/g 17 टाइम्स होता था, 34 टाइम्स हो जाएगा ये। मतलब एट प्रेजेंट ओमेगा जो है उसका 17 गुना नहीं, 34 टाइम्स। तो 60 डिग्री पर आपको ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिलेगा। अच्छा सिर्फ 60 में मिलेगा कि 0 से 60 सब जगह मिलेगा? समझ रहे हो? 0 से 60 वाले जितने देश हैं सब हवा में आ जाएंगे। मतलब रशिया को बोलो अर्थ को तेज तेज घुमाए, थर्ड वर्ल्ड वार की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप निमट जाएंगे। अरे समझ रहे हो भाई? ठीक है, तो ये मैंने थोड़े से जी के इफेक्ट बताए साहब। अब 2 फैक्टर और हैं, एक आईजी और एक वीजी, इनके बारे में बता दूं। तो तीसरा हेडिंग डालो साहब, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो ना। अरे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो ना, वैसे ही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो साहब फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जो टेस्ट चार्ज रखते हो, उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
यहां किसी के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में कोई मास लाके रखोगे ना, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा पर यूनिट मास, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। डिफरेंस समझ रहे हो भाई? तो लिख लो इसे, लिख लें, लिख लें, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास in a gravitational force field, in a gravitational force field, in a gravitational force field of mass, in a gravitational force field of mass, represent field intensity of mass, field intensity of mass। भैया इसके फोर्स फील्ड में एक ये लाके रख दिया मैंने, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स लगाएगा पर यूनिट मास वो इसकी फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। मतलब इस मास की फील्ड इंटेंसिटी में क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा फोर्स पर यूनिट मास। कुछ भी बोलने सुनने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो, ये फोर्स पर यूनिट मास, कल भी ऐसा कुछ बोला था मैंने, फोर्स पर यूनिट मास। अबे कल भी एक फोर्स पर यूनिट मास बोला मैंने, क्या था वो? अरे कल जी था, कल मैं इसको जी बोल रहा था, आज मैं इसको आई जी बोल रहा हूँ। कल मैं इसको जी बोलता था, आज नाम बदल के आई जी बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अबे जी होता था सिर्फ प्लेनेट के लिए, है ना, ये आई जी हम सबके लिए। अबे हम भी एक मास है, अब हमारा भी कोई फील्ड होगा। तो आई जी दुनिया के हर मास के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन वो ग्रेविटेशन एक्सलेशन सिर्फ किसके लिए डिफाइन करते हैं? प्लेनेट के लिए। ग्रेविटेशन तुम ऐसा नहीं बोलोगे मेरा ग्रेविटेशन एक्सलेशन, अबे तुम्हारा थोड़ी होगा, तुम्हारा तो फील्ड इंटेंसिटी होगा। मतलब ये हम आम जनता की बात कर रहे हैं, है ना, ये आम जनता की बात कर रहे हैं, सब मास है, सबका कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, सबका कुछ ना कुछ फोर्स फील्ड है। तो दुनिया के हर मास के फोर्स फील्ड में जो फोर्स लगेगा पर यूनिट मास, उस मास की फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। और वो मास अगर अर्थ हो गया, प्लेनेट हो गया, तो उस आईजी को मैं जी बोल दूंगा। अरे किसी दिन मैं आईजी को जी भी बोलूंगा, किस दिन बोलूंगा? जिस दिन मैं प्लेनेट की बात करूंगा, जिस दिन मैं अर्थ की बात करूंगा। मतलब अर्थ का आईजी, अर्थ भी तो एक मास है ना, अरे अर्थ का आईजी जी है, अरे अर्थ का आईजी जी है, प्लेनेट का आईजी जी है, क्या सबका आईजी जी है क्या? अरे मेरा आईजी जी है क्या? तुम्हारा आईजी जी है क्या? मतलब आईजी जी हो सकता है क्या? अरे आईजी जी हो सकता है क्या? आईजी जी हो सकता है अगर वो प्लेनेट हो। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि किसी भी मास का जी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? वो यही था फोर्स पर यूनिट मास। ये हम बोलते थे जी किसके लिए? अर्थ के लिए, प्लेनेट के लिए। आज मैं दुनिया के हर मास की बात कर रहा हूँ, है ना। डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? चलो निकालते हैं, ये कौन सा मास लिया मैंने? ये मैंने पॉइंट मास लिया भाई। अरे तुम्हारे सामने पॉइंट मास रखा हुआ है कि नहीं? बताओ, इससे डिस्टेंस आ रहा है, कितना फोर्स लगाएगा? बोलो, ये कितना दम लगाएगा? ये लगाएगा जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो आई जी कितना आ गया? ये आई जी आ गया GM बाय कितना? आर स्क्वायर। मुझे बताओ, ये वेक्टर है कि स्केलर है? अरे वेक्टर है कि स्केलर है? अब ये फोर्स पर यूनिट मास वेक्टर ही तो होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? जो अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ। अरे मतलब जिसका फील्ड है उसी की तरफ होगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इस आई जी को लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा GM अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। और अगर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ना लिख के वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, ये लिखूंगा R3 माइनस आर वेक्टर। समझ पा रहे हो भाई? अरे वेक्टर फॉर्म जैसे फोर्स के लिए लिखा था आपने, जैसे फोर्स के लिए लिखते थे वैसे ही यहां लिखोगे। तो कुल मिलाकर के भैया वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहां होगी? डायरेक्शन कहां होगी? अरे डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में, या ऐसा बोले जिसकी फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन में। जिसकी फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन में। बात क्लियर हो गई? अरे उस मास की है तो उसी की तरफ होगी ना यार। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो? अरे रुक जाओ, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट सुन लो। इस फॉर्मूले को देखो, ये M किसका मास है? जिस पे फोर्स लग रहा था या फोर्स लगा रहा था, मतलब जिसकी फील्ड इंटेंसिटी है उसका मास। अरे मेरी बात सुनो, मेरा मेरा फील्ड इंटेंसिटी तो मेरे मास पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा फील्ड इंटेंसिटी तो तुम्हारे मास पे डिपेंड करेगा। किस पे लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तुम्हारा फोर्स मुझ पे लगता है, तो तुम्हारी फील्ड इंटेंसिटी मेरे मास पे डिपेंड करेगी कि तुम्हारे पे? और मेरी फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? हाँ, मतलब टेस्ट मास पे डिपेंड नहीं करता, है ना। मैंने बोला कि मेरा फील्ड इंटेंसिटी तो ये डिपेंड करेगा मेरे मास पर। बात क्लियर होगी सब? तो नोट डाल लो, लिख लो पॉइंट। फॉर्मूला बना लिया?
तो लिख लो भाई, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन mass of mass of mass of particle, not test mass, mass of particle, not test mass, not test mass. अच्छा, दूसरा होता है साहब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगला देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगला लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये तो फील्ड इंटेंसिटी, अब पोटेंशियल, ये मिलती जुलती टर्म्स है। मैं वहां इलेक्ट्रोस्टेट में बोलता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट मास। इलेक्ट्रोस्टेट में पोटेंशियल बोलते थे वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट मास। क्या है समझो, ये इस मास का फोर्स फील्ड है, इसमें किसी को मैं इनफाइनाइट से पकड़ के लाता हूं भैया। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो, इनफाइनाइट का मतलब इसके फोर्स फील्ड के बाहर से ये पकड़ के लाता हूं मैं। कहां तक पकड़ के लाया साहब, एक फिक्स पॉइंट तक पकड़ के लाया। बताओ ये फिक्स पॉइंट तक पकड़ के लाने में काम किया कि नहीं किया? यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। ये इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक पकड़ के लाने में काम किया, तो ये जो वर्क डन होगा पर यूनिट मास, इसको क्या बोलूंगा, पी पॉइंट पर पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में वर्क डन पर यूनिट मास। ये बात पकड़ में आ रही है सर? अरे सिंपल है। अब वर्क कैसे निकालें, मुझे बताओ। जैसे जैसे पास आएगा डिस्टेंस बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे पास लाओगे तो डिस्टेंस बदलेगी कि नहीं बदलेगी? डिस्टेंस बदलेगी तो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, तो वर्क डन के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई की इंटीग्रेट। याद है ना कंसेप्ट? वो काम निकालने के बहुत सारे तरीके बताए थे, है ना। अब या तो हम क्या बोलते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए क्या हो चाहिए था, वेलोसिटी चाहिए था। क्या वेलोसिटी वेलोसिटी की बात कर रहा है क्या? तो डिस्टेंस के साथ में इंटीग्रेट करते। अब मैं वर्क डन बोलूंगा तो फोर्स होगा साहब जी एम एम, डिस्टेंस मान लो एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये dx। अब आपको पता है कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और तो और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 0 डिग्री है कि नहीं है? अबे है कि नहीं है भाई? अबे एंगल 0 डिग्री है ना। यहां बताओ लिमिट कहां से कहां, लिमिट इनफाइनाइट से कहां पर साहब, आर। अरे होगा भाई, ये इंटीग्रेट कर दो, cos 0 1, m से m कैंसिल हो गया। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू कितना आता है, ये इससे डिस्टेंस बोल रहा हूं भैया, r है ना। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है gm, ये x की पावर -2 dx इनफाइनाइट से लेकर कितना होगा, r। बोलो यहां इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये होगा -1 अपॉन x। लिमिट होगी इनफाइनाइट से r। अब लिमिट पुट कर दो भैया, लिमिट पुट कर दो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा -gm/r। अब आएगा भाई, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू होगा -gm/r, है ना। वो IG और VG निकाल दिया मैंने, एक पॉइंट मास का एग्जांपल लिया मैंने, वहां भी पॉइंट मास, यहाँ भी पॉइंट मास। ये आम जनता के लिए फॉर्मूले बना रहे हैं। भाई मेरा फोर्स फील्ड है, तो मेरे फोर्स फील्ड में मेरा पोटेंशियल कितना, ये मेरा पोटेंशियल इतना होगा साहब -gm/r। अच्छा पोटेंशियल में वर्क डन आ रहा है, वर्क वेक्टर की स्केलर, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है ना, ये भी। अच्छा इसका माइनस साइन डायरेक्शन को नहीं बताएगा, पोटेंशियल का माइनस साइन डायरेक्शन को नहीं बताएगा, ये मैग्नीट्यूड में घुसा दो माइनस साइन, है ना। जितना ज्यादा नेगेटिव मतलब उतना कम। अरे समझ रहे हो मेरी भावना है ना। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, नेचर को बता रहा है, डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है। वहां पर जो माइनस लगा रखा है वो किसको शो कर रखा है, वो डायरेक्शन, वो वेक्टर था। ये तो स्केलर है भाई, है ना। तो पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला बन गया ये VG और IG। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अरे फोर्स पर यूनिट मास बोले तो IG, और वर्क डन पर यूनिट मास बोले तो VG, IG और VG। अरे IG VG, ठीक है, यहीं पे लिख लो ये स्केलर क्वांटिटी। अब तीसरा आता है सब IG और VG का रिलेशन। ये तो मिटा दूं इधर वाला, अबे IG मिटा दूं। IG और VG का रिलेशन बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने आपको बताया था, F बराबर -du/dr। याद है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, F बराबर -du/dr, है ना। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, E बराबर -del v/del r, वही चीज है, मिलती जुलती चीज है। ये IG और VG का रिलेशन बता रहा हूं भैया।
रिलेशन बिटवीन IG एंड VG, IG एंड VG। आपको बता दूं IG बराबर होता है माइनस डेल VG अपॉन डेल आर। ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा है आपको? याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हो यार ये। अच्छा एक टर्म और, मैंने मैंने मूवमेंट तो कई बार बताया तुम्हें, किसी के साथ मूवमेंट लगा दे मतलब उसका प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अरे वो कई बार बताया। एक टर्म और आती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट वर्ड लगाओगे उसका डिफरेंशिएशन है ना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये डेल वी अपॉन डेल आर। टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल टी अपॉन डेल आर। इस स्लोप को भी ग्रेडियंट बोलते हैं, dy बाई dx, है ना। अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ना तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो आओ साहब ये क्या बोलोगे, ये बोलोगे IG बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे बोलोगे भाई ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, IG बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, यू देके F देके यू। अब मैंने पढ़ाया था, F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर पढ़ाया था ना, ऐसे तो फॉर्मूला था ना। तो वहां दो तरह के केस बनते थे, यू देके F और F देकर के यू। यहाँ बोलते हैं VG देकर के IG देकर के VG। चलो मैं दोनों केस लिख देता हूँ। अगर मैं आपको VG देता हूँ, मैं बोलता हूँ VG इज ए फंक्शन ऑफ R, कुछ भी XYZ। क्या करना है भैया, IG निकालने के लिए क्या करना है बोलो? IG निकालने के लिए डिफरेंशिएट करोगे कि इंटीग्रेट करोगे? डिफरेंशिएट की इंटीग्रेट? डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, X के, Y के कि Z के, कि तीनों के? एक साथ कर दोगे एक बार में, बारी बारी से? हाँ एक बार में। ये जब एक का करेंगे बाकी दो को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बैठा देंगे। आओ साहब आओ, ये मैं पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं तुम्हारी। ये x होगा साहब माइनस dv बाई dx। इस समय y और z क्या होगा, कांस्टेंट। अब iy क्या होगा, माइनस dv अपॉन dy। इस समय x और z क्या होगा, कांस्टेंट। iz क्या होगा, माइनस dv अपॉन dz। इस समय x और y कांस्टेंट। अब ix iy iz आ गया। ये वेक्टर है कि स्केलर है? अरे आई वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर की स्केलर। तो वेक्टर क्या करोगे, आई वेक्टर बराबर आई एक्स आई कैप, आई वाई जे कैप और आई जेड के कैप। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? अब आंसर सीधे निकालोगे कि वेक्टर रिजल्टेंट निकालोगे? हाँ। अब दूसरा केस, IG देकर के आपसे VG पूछता है साहब। ये बोल रहा है IG इज ए फंक्शन ऑफ R, IG इज ए फंक्शन ऑफ R। अब VG निकालना है, क्या करोगे भैया? IG से VG निकालना है, क्या करोगे? डिफरेंशिएट इंटीग्रेट? डिफरेंशिएट की इंटीग्रेट? इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन क्या करोगे, वेरिएबल है तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया साहब, ये डेल VG बराबर बोलेंगे माइनस IG इंटू DR। ये जब करोगे तो ऐसा करोगे साहब, ये यहां पर क्या होगा, ये IX DX, IY DY और साथ में IZ क्या हो जाएगा साहब, DZ। ये हो जाएगा IZ DZ, ये IZ और DZ। लिमिट क्या होगी, x की लिमिट होगी x1 से x2, y की लिमिट होगी y1 से y2, z की लिमिट होगी z1 से z2। ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ तो सीधे सीधे स्केलर एडिशन करना भैया, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सीधे स्केलर एडिशन कर दो भाई। वहां वेक्टर था तो हमें ध्यान रखना पड़ा, ये स्केलर है तो सीधे स्केलर एडिशन। ये मैं कोई नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या? ये कॉन्सेप्ट जानते थे आप? अरे मैंने ही बताया, F बराबर माइनस डी बाई डी आर में 3 जगह क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। वो वर्क पावर एनर्जी में बन चुके हैं, कर चुके हैं अपन। यहाँ बनेगा ऐसा का ऐसा इलेक्ट्रोस्टेट में बनेगा, E बराबर माइनस डेल वी अपॉन डी आर। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। रिलेशन यही होता है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में यही फॉर्मूला होता है। अगर फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है तो भैया यही फॉर्मूला है। कंजर्वेटिव में यही तो है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। और मैंने जब फोर्स पढ़ाया था F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, आपको साफ साफ कहा था ये फॉर्मूला किसके लिए है, कंजर्वेटिव, है ना। अब बैक पोर्शन आने लगा भैया, है ना। इस टेस्ट में तुम्हारे एनएलएम फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, बैक पोर्शन, है ना। चलो बता देता हूँ, मैं पेपर में बना चुका था, काइनेमेटिक्स नहीं डाला मैंने, हालांकि काइनेमेटिक्स तुम्हारा मंडे को शुरू कर दूंगा मैं।
है ना। बाकी बैचों में तो कल शुरू हो रहा है, सुबह वाले बैचों में तो कल शुरू हो जाएगा। सुबह वाले बैच में तो कल से काइनेमेटिक्स शुरू है तुम्हारा। सैटरडे तक ये खत्म करेंगे, हो गया तो फिर मंडे से अपन काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। तो पेपर में नहीं डाला मैंने सर, करंट पोर्शन से सर्कुलर, रोटेशनल और ग्रेविटेशनल। करंट पोर्शन से ये 7 क्वेश्चन, 7 है ना। बीच में मेरा दिमाग घुमा तो मैंने सर्कुलर के रोटेशन वाले मिक्स कंसेप्ट कर दिए। जो सर्कुलर पिछली बार पूछा था ना, अरे पिछली बार पूछा था ना सर्कुलर, तो सर्कुलर के जो 7 करे ना, वो भी रोटेशन से मिलते जुलते कंसेप्ट कर दिया। वो काइनेमेटिक्स वाले केस अबे दोनों में आते थे ना, है ना। तो क्या है, 7 21 क्वेश्चन तो वो है, और 7 क्वेश्चन बैक पोर्शन के, एनएलएम और फ्रिक्शन के भी 7 है, 28 क्वेश्चन है। 7 सर्कुलर, 7 रोटेशनल, 7 ग्रेविटेशनल और 7 एनएलएम फ्रिक्शन, है ना। और वो सर्कुलर, हाँ क्या चीज, वो ऐसे बैक पोर्शन में टोटल 12 आते हैं ना, बैक पोर्शन के 12 आते हैं ना, तो 12 में से बाकी 5 उधर दे दो। दे दिए ना, कुछ दिए ना यार, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। 6 से जाने थे, मैंने 7 दे दिया, एक ज्यादा दे दिया यार। पेपर जो जल्दी बना देगा वो तो थोड़ा काम कर लेगा ना ऐसा। अभी काइनेमेटिक्स नहीं पूछा मैंने, ये पेपर क्या, पहले मेरा मूड हो गया था कि भाग जाऊंगा मैं, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मजे ले रहा देखो। वो काइनेमेटिक्स पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन पेपर पहले बन चुका है तो इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। अगले पेपर में पूछ लेंगे, अगले में सिर्फ काइनेमेटिक्स ही पूछ देंगे पूरा अच्छी तरह। काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में एनसीईआरटी सॉल्व कराता हूँ काइनेमेटिक्स की। मतलब बहुत बार पढ़ा होता है बच्चों ने, लेकिन जब पढ़ाता हूँ थोड़ा उनको नयापन लगता है। काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा क्या अलग डिफरेंट स्टाइल चलती है मेरी। उसमें एनसीईआरटी क्लास में मंगाऊंगा तुमसे, यही सॉल्व करवाऊंगा तुम्हारे से। हालांकि हालांकि अभी तक मैं गा नहीं रहा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो अभी भी करा ही रहा था, लेकिन अब गाना शुरू कर रहा हूँ। अब मैं जब भी कराऊंगा गाऊंगा ये एनसीईआरटी, कोई पॉइंट भी बोलूंगा ये एनसीईआरटी, है ना। वो सुबह सुबह छोरियों ने दिमाग खराब कर दिया। अरे वो अभी संडे को कोई पेपर, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, सुन पूरी बात। वो संडे को कोई पेपर हुआ था तुम्हारा, वो आते ही सुबह सुबह 4-5 छोरियां बोले एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी था, वो एनसीईआरटी था, है ना ऐसे। एनसीईआरटी था, पढ़ेगा सर एनसीईआरटी। मैंने कहा मैंने रोका क्या तुम्हें, मैंने मना किया क्या, है ना। मैं तो कई बार बोला कि चैप्टर खत्म हो जाए उसने एनसीईआरटी उठा के देखो, पता लगाएगा मास्टर ने पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, है ना। अब एक होता है गाना और एक होता है चुपचाप पढ़ा जाना, है ना। मैंने कहा गाना शुरू करता हूँ, पॉइंट गिनाऊंगा तुम्हें, इस पेज नंबर पे ये पॉइंट एनसीईआरटी, है ना। सारे तुम पढ़ोगे कि चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें लग जाएगा पढ़ाई एनसीईआरटी एनसीईआरटी सब हो गई। उसके जो पॉइंट्स टू पॉइंटर वाले छोटे छोटे पॉइंट होते हैं सब सब तुम्हें करा दिए, है ना। उसके जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं पूछने लायक, वो वाकई तुम्हारे नोट्स में होते हैं। मतलब ये जो नोट्स है ना मेरे वाले, ये मेरे नोट्स, मतलब तो दुनिया की कोई सी भी किताब करो तुम एनसीईआरटी करो, तुम अपना मॉड्यूल करो, रेस करो, क्रॉप करो, एससी वर्मा करो, तुम हिंदुस्तान की कोई किताब करो, पाकिस्तानी करो, बांग्लादेशी करो, तुम तो यूक्रेन रशिया की करो, है ना, सब सॉल्व होंगी इससे। मैं ऐसे थोड़ी मेरे को जोश आ जाएगा, मेरे को जब आना होगा तभी आएगा। मतलब होता ना अनुभव, अनुभव होता ना। एक तो मास्टर को जोश में ले आए अपन, बच्चे करते हैं ऐसे, मास्टर को जोश में ले आते हैं। मेरे को जब आना होगा तभी आता है। अब तुझे इतने दिन हो गए मेरे साथ, पता नहीं लगा तुझे कब कब आया, तुझे पता नहीं चला कब कब आता है, कब कब तुझे मजा आया। कैसी कैसी बातें करते हैं। चलो, क्या होता है, टीचर है यार, अपने एफर्ट डालता ही है, हर टीचर डालता है अपने एफर्ट, कोशिश करता है पूरी बच्चा समझ जाए, है ना, जुड़ के रहे, समझ में आए। कोई हर टीचर एफर्ट करता है अपने अपने, है ना। कोई मतलब इजी वे में करता है, कोई बहुत जोश में चिल्ला चिल्ला के करता है। अब नहीं, जोर जोर से नहीं, मैं आराम से प्यार से, धीरे धीरे, धीरे धीरे, मतलब पूरी फीलिंग के साथ, मतलब तुम्हें पूरा एहसास होता रहे क्या हो रहा है, ये हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे,
कि मैं ही कर रहा हूँ कि तुम ही कर रहे हो। होता है ना, पूछता हूँ बीच बीच में, मैं ही कर रहा हूँ कि तुम भी कर रहे हो। अरे समझ रहे हो, मतलब कोशिश करते हैं तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें आसान करके समझा दी जाए, याद रह जाए तुम्हें जिंदगी भर, कोशिश की जाती है। तो कुल मिला के क्या मतलब, अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी गाना शुरू कर रहा हूँ। वो काइनेमेटिक्स में तो क्या मैं क्लास में मंगाऊंगा तुमसे, है ना, यही यही सोल्व करवाऊंगा, आंखों के सामने मेरी करोगे तुम। रोज 5-7 जो टॉपिक चलता रहेगा उसके यही करके जाओगे, और पुराना जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका मैं देता रहूंगा, है ना। कितने लोगों के पास फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं है, हाथ खड़े करो। अरे मोबाइल तो मोबाइल में होगी ना, तो मोबाइल वाली लाओ ना भाई, कौन कह रहा है बाजार से खरीदो, मेरे पास कौन सी है मोबाइल, मोबाइल मोबाइल तो है ना, मोबाइल है नहीं है, दे दो, बारात में आया तो है। मोबाइल अगर नहीं है तो मोबाइल में लेना, मोबाइल में करेंगे, मेरे पास मैं भी मोबाइल लाऊंगा। फर्जी लोगों, तुम्हारा क्या करूं मैं। चलो आओ, आईजी और वीजी मैंने बताया साहब, अब काम की चीज पे आओ। अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने पॉइंट मास के लिए बताया था, आईजी और वीजी का अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने किसके लिए, पॉइंट मास के लिए। कैसे निकाला था साहब, वर्क डन पर यूनिट मास और फोर्स पर यूनिट मास, यही करा था ना। अब ये आंसर मांगते हैं गोले के लिए, बताओ गोले के लिए कितना होगा। तो गोले में दो तरह के गोले होते हैं साहब, एक होता है खाली गोला और एक होता है भरा हुआ, सॉलिड और हॉलो, एक शेल और एक सॉलिड। जो सॉलिड होता है ना साहब, वो सॉलिड को अपन क्या मानते हैं, प्लेनेट मानते हैं, उसी को अपन अर्थ मानते हैं। आंसर बिल्कुल वैसे आते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में तुम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के आंसर पढ़ते हो। तुमने अभी पॉइंट मास के आंसर बनाया, बताओ पॉइंट मास के लिए आईजी कितना आया, पॉइंट मास के लिए आईजी GM/r² आया, और वीजी कितना आया, -GM/r। अबे आया कि नहीं। इलेक्ट्रोस्टेट को याद करो, वहां पर पॉइंट मास के लिए निकालते हो तो KQ/r² आता है, और ये KQ/r आता है। जी की जगह क्या आता है, के, और एम की जगह, अगर तुम्हें वहां के फॉर्मूले याद है तो यहाँ के भी याद होंगे, और अगर तुम्हें यहाँ के याद है तो वहां के भी याद होंगे, है ना। दोनों भाई, जो जब चैप्टर पहले पढ़ लिया हो उसके फॉर्मूले याद कर लो, दोनों जगह काम आते हैं। चलो मैं तुम्हारा थोड़ा चेक कर लेता हूँ, तुम्हें 12th क्लास का याद है कि नहीं है। ये मुझे शक्ल से तुम लोग थोड़े 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 थोड़े, अरे थोड़े थोड़े बोलू ना, बोलो कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बाहर, KQ/r², और पोटेंशियल होता है KQ/r। सरफेस पर रेडियस ले लो, KQ/r², KQ/r। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो जीरो, और पोटेंशियल कितना, जितना सरफेस पर, जितना सरफेस पर। अब ये के की जगह क्या करना है, जी करना है, और क्यू की जगह क्या करना है, एम करना है, बिल्कुल वही फॉर्मूले बन जाएंगे। चलो नॉन कंडक्टिंग, बाहर का आंसर बोलो, वही था वही था, सरफेस का आंसर भी वही था, डिफरेंस कहां आता था, अंदर। अंदर बोलो वहां पर फील्ड इंटेंसिटी के क्यू इंटू r/r⁻3, है ना। यहाँ के की जगह जी, क्यू की जगह एम, GM इंटू r/r⁻3। अच्छा वहां बोलो पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, अंदर KQ/3r², 2r² इंटू 3r² -r²। ये याद आ रहा है, अभी लिखता हूँ याद आएगा। चलो पहले लिखता हूँ साहब, हॉलो के लिए लिखता हूँ, पहले हॉलो के लिए लिखता हूँ। लो साहब, IG एंड VG ऑफ हॉलो स्फीयर, पहले हॉलो स्फीयर के लिए लिख रहा हूं भैया। IG VG लिख रहे हैं हॉलो स्फीयर के लिए, IG एंड VG ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए साहब खोखला गोला है, इसी को स्पेरिकल शेल बोलते हैं। इसका रेडियस है साहब R और मास है साहब M। ये रेडियस R, मास है। अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं साहब, ये फर्स्ट पॉइंट, ये कहां है साहब, इसमें R मोर देन R। ये अंदर है कि बाहर है। एक पॉइंट दे रहा हूं साहब सरफेस पर, ये सेकंड पॉइंट R बराबर R। तीसरा पॉइंट दे रहा हूं साहब अंदर, ये R <R होगा भाई, R<R। एक सरफेस पर, एक अंदर, और एक बाहर। अरे भाई, अब यहां आंसर लिख देता हूं मैं, IG VG का आंसर। पहला पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड मतलब R मोर देन R। इसके लिए IG जो आता है, अच्छा डायरेक्शन होगा IG का सेंटर की तरफ, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आता है साहब GM/r²।
है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वही लिखूंगा माइनस आर कैप। वीजी ये तो स्केलर है, ये आता है माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ये बाहर के लिए बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूं सरफेस पर, एट सरफेस, तो सरफेस के लिए आर बराबर आर हो गया, इस फॉर्मूले में ही रख दो, है ना। सरफेस वाले पॉइंट पर भी आईजी का डायरेक्शन कहां होगा, आईजी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। ये वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आंसर आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये होगा साहब माइनस आर कैप। वीजी का आंसर क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर होगा भाई। ये सरफेस पे आ गया, ये बाहर आ गया। अब अंदर के लिए बोल रहा हूं साहब, ये इनसाइड, अंदर के लिए आर लेस देन आर, ये फॉर्मूला आता है साहब आईजी का जीरो। अंदर कुछ नहीं होता, अंदर फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है साहब, है ना। अंदर इस गोले की फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, इस गोले की वजह से नहीं होती, लेकिन इसके बाहर कोई मास लाके रखूंगा तो होगी। अरे मेरी एक बात सुन लो, एक होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सुनिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है कि बाहर के चार्ज का अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी एक हॉलो बक्से के अंदर अगर बाहर का कोई चार्ज रखोगे तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए बोल, बिजली जब गिरती है तो कार के कांच बंद कर लेने चाहिए। ऐसा सुना है तुमने, सुना ही नहीं सुना? जब बिजली गिरे तो बंद बक्से में बैठ जाओ, है ना। बाहर करंट के झटके लगेंगे, अंदर नहीं लगेंगे, है ना। क्या होता है, क्योंकि बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ग्रेविटेशनल शील्डिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। शील्डिंग जो होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होती। एक लिफ्ट है, बक्सा है ना, लिफ्ट गिर रही होती है, वहां ग्रेविटी होती है। अरे ग्रेविटी, बंद बक्सा है भैया, तुम्हारा लिफ्ट की सरफेस से कांटेक्ट हट जाता है, जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है, लेकिन जी वहां पर जी होता है कि नहीं होता है ना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये खोखला गोला है, इस गोले की वजह से अंदर आईजी नहीं होगा, लेकिन इस गोले के बाहर अगर मैं कोई मास लाके रख दूं तो अंदर आईजी होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इस गोले की वजह से क्या अंदर आईजी है क्या? लेकिन इस गोले के बाहर कोई मास लाके रखूंगा तो उसका फील्ड इंटेंसिटी अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये मतलब ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं कर सकते। ये अगर गोला होता, चार्ज होता, बाहर कोई चार्ज लाके रखते तो उसका अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग किसकी होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है कि ग्रेविटेशनल होती है? इस गोले के बाहर कोई मास रखा होगा तो अंदर फील्ड इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? किसकी वजह से, इस गोले की वजह से, उस मास की वजह से? इस गोले की वजह से कितनी होगी, गोले की वजह से जीरो होगी, इस गोले की वजह से जीरो होगी, लेकिन बाहर कोई मास रखोगे उसका फील्ड इंटेंसिटी होगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? अच्छा, अब यहां पर बोलो ये वीजी का वैल्यू कितना होगा? वीजी का वैल्यू वी सरफेस के बराबर होगा। ये कितना होगा, माइनस जी एम बाई आर। सेंटर से सरफेस तक वीजी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सेंटर से सरफेस तक वीजी का वैल्यू सेम होगा। अब मैं ग्राफिकली बता दूं आपको, आईजी और वीजी का ग्राफ बनाऊंगा भैया। ये आईजी देख रहे हो साहब, नेगेटिव में प्लॉट कर रहा हूं। नेगेटिव में प्लॉट करने का कारण क्या है, ये नेगेटिव किसको बता रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है भैया। अरे डायरेक्शन को बता रहा है ना। आप देखो आईजी का वैल्यू क्या आया, सेंटर से लेकर सरफेस तक जीरो आया भैया। अरे अंदर तो जीरो आ गया यार, है ना। ये देखो यहां पर आईजी का वैल्यू जीरो होगा, ये आर बराबर जीरो पर भी, और ये आर बराबर आर पर भी, आर बराबर जीरो पर भी और आर बराबर आर पर भी। लेकिन अगर बाहर चलें तो बाहर का वैल्यू कितना होगा, आउटसाइड वैल्यू कितना होगा, ये देखो आईजी 1/r² होगा। अबे बाहर के लिए 1/r² होगा ना, कांस्टेंट होगा कि बदलेगा? अरे कांस्टेंट की बदलेगा कैसे, 1/r, 1/r की 1/r²। हाँ ये क्या बनेगा, हाइपरबोला। कैसा बनेगा ग्राफ? अबे नहीं, रेक्टेंगुलर होता है 1/r, ये 1/r² है। 1/r², 1/r⁻3, 1/r⁴ सब हाइपरबोला होते हैं। 1/r⁻n, n कोई भी पॉजिटिव वैल्यू वो हाइपरबोला होता है। उसमें n बराबर 1 हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। दिखने में सब एक जैसे होते हैं। 1/r का ग्राफ भी दिखने में ऐसा ही बनेगा, 1/r² भी ऐसा ही बनेगा, 1/r⁵/2 भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन क्या होगा, स्लोप का फर्क होगा। जितनी पावर ज्यादा, स्लोप क्या होगा, ज्यादा। समझ रहे हो भाई, है ना। अच्छा, ये अंदर आईजी जीरो आ गया, वीजी का ग्राफ बनाया भैया। अब वीजी का ग्राफ बनाए तो सेंटर से लेकर सरफेस तक सब जगह क्या है, सेंटर से लेकर सरफेस तक सब जगह कांस्टेंट। ये आर बराबर जीरो, ये देखो सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट कितना है, ये है माइनस जी एम बाई आर। ये हम अंदर की बात कर रहे हैं भैया, अंदर की। ये इनसाइड, और बाहर देखोगे तो ये 1/r से कम होगा। ये बाहर देखो तो वीजी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, होगा कि नहीं होगा? अब हाँ कि ना बोलो। ये इनसाइड और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड। ये इनसाइड और ये बात कर रहे हैं आउटसाइड। सेंटर से सरफेस तक सब जगह क्या होगा, सेम होगा।
सेंटर से सरफेस पर सब जगह सेम। अरे समझ रहे हो भाई? अरे क्लियर हुआ? तो जाग रहा है? ये इधर इधर देख, इधर देख, ये अंदर आई जी जीरो है। अरे अंदर आई जी जीरो है ना, आई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। जब तू इसको जीरो बोलता है तो डेल वी जीरो होगा, यानी वी कांस्टेंट होगा ना। तो अंदर सब जगह वी कांस्टेंट है, इधर ने लिखा ना, ये वी इनसाइड, ये वी जी इनसाइड बराबर क्या होगा, वी सरफेस। सेंटर से सरफेस तक सब जगह कांस्टेंट होगा। अरे होगा, ये ग्राफ बन गया। अब मैं इसको गोला बनाने वाला हूं भाई, सॉलिड। अरे अभी हाथों हाथ 2 मिनट में बनेगा। क्वेश्चन कल करेंगे, अभी गोला तो आज ही बनाएंगे। ज्यादा काम नहीं करना मुझे, इसको भरना है बस, है ना। अब आंसर बोल रहा हूं साहब सॉलिड स्फीयर के। अच्छा, जो आंसर सॉलिड स्फीयर का होगा वही आंसर प्लेनेट का होगा, और वही आंसर अर्थ का होगा। मतलब अर्थ के लिए, प्लेनेट के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए आंसर सेम होगा। ये मैं बोल रहा हूं साहब सॉलिड स्फीयर बना दिया मैंने। अच्छा, ये हमारा गोला कैसा? अबे अंडा नहीं, गोला। अबे गोला ही ले रहे हैं, देखो आइडियल केस पढ़ रहे हैं। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, सब सेम, आइडियल केस, घूमता नहीं है। अबे घूमता नहीं है, गोला है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सारे आइडियल केस हैं। अब आ जाओ साहब, बाहर के लिए आंसर यही होगा, सरफेस का आंसर भी ये होगा, अंदर के आंसर में फर्क पड़ेगा, है ना। अब अंदर का आंसर बदल देता हूं। अंदर का आंसर अगर मैं बोलूं ना, तो आईजी का जो आंसर आता है, ये आता है साहब जीएम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 3। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये माइनस आर कैप, ये अंदर के लिए, है ना। और वीजी का आंसर लिखूं अंदर के लिए, ये आता है माइनस जी एम अपॉन 2 आर की पावर 3। ये होगा 3 r² माइनस r², ये वीजी होगा भाई। ये आईजी होगा और ये वीजी होगा, होगा भाई, ये आईजी और ये वीजी। अरे होगा कि नहीं होगा? अब होगा कि नहीं होगा? ये आएगा आईजी और ये आएगा साहब वीजी। जी एम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 3 माइनस आर कैप, वीजी का वैल्यू माइनस जी एम अपॉन 2 r की पावर 3, 3 r² माइनस r²। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे जाऊं, मैं बोलूं एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। हॉलीवुड की मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, ये वास्तव में अर्थ के सेंटर पे जा रहा हूं। अर्थ के सेंटर पर आर का वैल्यू क्या होता है, 0 रखो इसमें, तो आई सेंटर 0 मिलेगा। ये वी सेंटर निकालोगे ना, ये आएगा -3/2 GM/r। भैया सरफेस पे जो होता है उसका 3/2 टाइम्स, है ना। आप देख सकते हो ये होगा 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस, 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस। ये सरफेस के वीजी का 3/2 टाइम्स होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सर, है ना। ये सेंटर पर आईजी 0 है। क्या अंदर सब जगह आईजी 0 है क्या? क्या अंदर सब जगह आईजी 0 है क्या? ये अंदर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल टू आर है भैया, लीनियरली बदलेगा। अंदर का ग्राफ अब कुछ ऐसा होगा, ये अंदर का ग्राफ ऐसा होगा, देखो अंदर 0 नहीं है, ये अंदर सेंटर पे 0 था, सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगा भैया। ये सरफेस पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, सरफेस पर आईजी मैक्सिमम मिलेगा। और सरफेस के बाहर क्या होगा, सरफेस के बाहर 1/r² से घटेगा। अब आगे ना बोलो, सेंटर से सरफेस तक लीनियरली बढ़ेगा और सरफेस के बाहर 1/r² से क्या होगा, घटेगा। अरे बात पकड़ में आई, है ना। अच्छा वीजी बोलो, ये वीजी कहां ज्यादा है, सेंटर पे ज्यादा है कि सरफेस पे ज्यादा है? अबे सेंटर पर सरफेस का 3/2 टाइम्स है ना। सेंटर पर सरफेस का मैग्नीट्यूड में 3/2 टाइम्स, तो इसका मतलब सेंटर सरफेस से कम होगा कि नहीं होगा? ये ग्राफ देखो प्रोपोर्शनल टू r², पैराबोलिक फॉर्म में कम होगा r²। अब r² में पैराबोला बनता है ना। तो लो साहब, सेंटर से सरफेस तक का ग्राफ बनाता हूं मैं। ये सरफेस पे था -3/2 GM/r, और सरफेस पे था इतना, ये लो ये पैराबोला। अरे ये बाहर अंदर क्या बोला, अबे अंदर पैराबोला, और बाहर क्या बोला, बाहर बोला हाइपरबोला। बाहर का ग्राफ वैसा का वैसा, अंदर का ग्राफ पैराबोला। सेंटर से सरफेस तक मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और सरफेस के बाहर फिर और कम होगा, लेकिन अंदर पैराबोलिक फॉर्म में, बाहर हाइपरबोलिक फॉर्म में, क्योंकि अंदर रिलेशन है प्रोपोर्शनल टू r² और बाहर है 1/r। अभी दिख रहा है वो तो, बाहर का फोटो तो वैसा का वैसा है, अंदर में डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है अंदर। ये फोटो देखो, कल जी का ऐसा ही ग्राफ बना था, और याद करो कल जी का ग्राफ ऐसे बना था, लेकिन जी पॉजिटिव में बनाया था। ये कहां बना रहा हूं, तो फर्क है कि नहीं है ना। जी पॉजिटिव बनाया था, है ना, क्योंकि वहां तो अर्थ का ग्रेविटी जैसा, यहाँ दुनिया के हर मास का ग्रेविटी है। तो ये नेगेटिव में प्लॉट कर रहा हूँ, देख लो।
अरे मेरी भावनाएं समझ में आ रही है? ठीक है, तो बना लो साहब। ये गोले के लिए मैंने बना दिया, यही अर्थ के लिए फॉर्मूला है, ये अर्थ का पोटेंशियल है, ये दुनिया के हर प्लेनेट का पोटेंशियल है। हाँ, सेंटर पे बोले तो कितना होता है? IG 0 होता है, VG 0 नहीं होता है। VG कितना होता है? जितना सरफेस पर उसका 3/2 टाइम्स। क्या सेंटर से सरफेस तक अब VG कांस्टेंट होता है? क्या सेंटर से सरफेस तक VG कांस्टेंट होता है? कैसे कम होता है? कैसे? हाइपरबोलिक या पैराबोलिक? पैराबोलिक। क्या सेंटर से सरफेस तक IG 0 होता है क्या? अबे सेंटर से सरफेस तक सिर्फ सेंटर पे 0 होता है, सेंटर से सरफेस तक लीनियरली बढ़ता है। समझ रहे हो ना यार? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना? अरे खोखले गोले का और सॉलिड गोले का फर्क समझ में आ गया ना? चलो कल बात करते हैं इसके बारे में, और कल और बातें करेंगे। तो ऑनलाइन वालों, बना लिया तुमने? बनाओ, पहले बनाओ। तुमने नहीं बनाया तो उन्होंने नहीं बनाया होगा। कल IG VG के बारे में और बातें करेंगे, फिर UG बताऊंगा। UG UG मतलब पोटेंशियल है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जी। फिर हम छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाने वाले केस पढ़ेंगे। आज से पहले नहीं, स्प्रिंग नहीं आएगी इसमें। तोता, तोता बैठा हुआ है यार। आज तक हमने जो छोड़ा फेंका था ना, वो कम हाइट से छोड़ा फेंका था। अब हम ऊंची ऊंची फेंकेंगे। हाइट ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना। काम वही करेंगे, घूमते घूमते वही करते हैं, चलते चलते वही करते हैं, लुढ़कते लुढ़कते भी वही करते हैं, छोटी मोटी हाइट फेंकते छोड़ते हैं वही करते हैं, बड़ी बड़ी हाइट में वही करेंगे। तो चलो कल VG IG VG पर क्वेश्चन करेंगे और UG के बारे में बताऊंगा। फिर UG के बाद में फेंकना छोड़ना आएगा, एस्केप वेलोसिटी वगैरह। बना लिया? लॉग आउट कर दूं उधर से? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों बना लिया भाई? अंगूठा दिखाओ। चलो मिलते हैं कल, लॉग आउट कर रहा हूं मैं।